हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्विज सीरीज़ के बारे में तो आप इनका रेगुलरली रिवाइज ज़रूर से करना। आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये हेल्प करेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी नॉलेज आप यहाँ पे गैदर करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर ज़रूर आपको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के डिस्कशन के बारे में तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के बारे में। कि जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो प्रोजेक्ट है 2012 के समय में स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या था? अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था, तो इसका मेन मोटिव यही था कि हमारे जो यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो पोटेंशियल रिच स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके मोर चांसेज हैं। जैसे कि आप देखें कि टाइडल एनर्जी के लिए कोस्टल आपका एरिया है वो होना ज़रूरी है। तो उन रिच जो पोटेंशियल है जिन स्टेट्स की, वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे जनरेट करना है। और इसके दूसरे जो हिस्से हैं हमारे कंट्री के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनके अंदर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पहुँचानी है। इसके लिए बेसिकली जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे सैंक्शन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसके जो डिफरेंट फेज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कन्वेंशनल जो पावर स्टेशन ग्रिड हैं, आपको जो सोलार पार्क्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, उन सभी का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर देखिए कि जो सोलार पार्क हैं वो सभी स्टेट्स के अंदर यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो ये करेक्ट नहीं है। कि आप देखिए कि उन्हीं एरियाज़ के अंदर इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा जो यहाँ पे पोटेंशियल है। स्टूडेंट, सोलार पार्क, और अगर हम बात करें कि जो सोलार प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का जो सबसे लार्जेस्ट, या अगर हम बात करें कि जनरेशनल कैपेसिटी में सबसे लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट है, जो मेगा पार्क है सोलार का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। आपको इसके रिगार्डिंग में दो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपको कर्नाटक का मिलेगा और एक आपको राजस्थान का देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसके बारे में अच्छे से रीड करना कि कहाँ पे वो पार्क है, कहाँ पे वो प्रोजेक्ट है, बेसिकली उसको प्रोनाउंस क्या किया गया है। 2012 के समय में 22 के समय में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट के अंदर पूछ लिया गया था कि कहाँ पे लार्जेस्ट जो सोलार पार्क है वो सिचुएटेड है इंडिया का। यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बताया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर में। क्यों? चाइना के अंदर दो बैंक हैं, एक तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और सेकंड जो हमारा ब्रिक्स का बैंक है उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका है संगाई के अंदर में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो ए से स्टार्ट होता है, तो ए के साथ के बाद में जो सेकंड लेटर है वो बी है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग के अंदर है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो संगाई के अंदर है। चाइना के अंदर दो बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट है जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, वो जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो हमारा पावर ग्रिड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा भी यहाँ पे जो मॉनिटर है वो किया गया था। हमारे जो एनर्जी पोटेंशियल जो स्टेट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ऐसे स्टेट्स को यहाँ पे मेन प्रायोरिटी के अंदर रखा गया है। ग्रीन एनर्जी, जो हमारा ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, मींस कॉरिडोर्स को डेवलप करना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके कॉरिडोर्स को। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट है कि जो बंदी जीवन जो किताब है वो किनके द्वारा लिखी गई है और किस रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बंदी जीवन की, तो आप देखें कि यहाँ पे आपको ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि जो बंदी जीवन जो किताब है वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं उनके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में।
इनके द्वारा जो बेसिकली जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट करनी है। काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया फ्रीडम स्ट्रगल के समय इस किताब के द्वारा। और 1922 का जो समय है 1922 का जो समय है उनके द्वारा लिखी गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, जिनको कि सचिन सान्याल के नाम से भी जानते हैं। अनुशीलन समिति के ये मेंबर हुआ करते थे। वाराणसी के अंदर इनके द्वारा अनुशीलन समिति है वो इस्टेब्लिश की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल यहाँ पे फाउंडर भी हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके ये फाउंडर भी हुआ करते थे। आप देखिए कि लेटर फेज में 1928 के समय में ड्यू टू द इफेक्ट या इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस की वजह से HRA यहाँ पे HSRA के अंदर चेंज होती है। HSRA के अंदर चेंज होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो HSRA के अंदर जब चेंज हुई तो इसका जो मेन फंक्शन था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो दिल्ली के अंदर जब आप क्रिकेट देखते होगे तो एक जगह है फिरोज शाह कोटला, जो कोटला की जो जगह है उस कोटला के अंदर इनका यहाँ पे मीटिंग होती है। तो HSRA जो वहाँ पे यह कन्वर्ट होती है, उस समय इसको कन्वर्ट करने के समय जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे हमारे भगत सिंह हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगवती चरण वोहरा इसी HSRA से रिलेटेड पर्सन हैं, जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये एक बात और पता होनी चाहिए कि जो हमारे जो भगत सिंह हैं उनको यहाँ पे एस्केप कराने में एक इम्पोर्टेंट महिला रिवॉल्यूशनरी भी हैं जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। तो उनके द्वारा भी उनको हेल्प है वो प्रोवाइड की गई थी। रिसेंटली हमारा जब इंडिपेंडेंस डे के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं, कुछ ऐसे अनसंग महिलाएं हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के समय काफ़ी सारा जो कंट्रीब्यूशन किया और उनका जो नाम है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो उनको मेंशन किया गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी डिफरेंट इवेंट्स के अंदर में। उससे रिलेटेड एक वीडियो है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग में, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने मेंशन किया है कि कौन कौन वो अनसंग वुमेन्स हैं जिनको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच के अंदर मेंशन किया गया था। तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में है। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है ये हमारे 4 ऐसे स्टेट्स हैं। पहले स्टेट्स हुआ करते थे। अब प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें कि जब से जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया है तो 2 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, आपको 2 यूनियन टेरिटरी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी इस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर में। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पे लाइवलीहुड को सिक्योर करना है। जो हिमालयन रीजन के अंदर जो लाइवलीहुड है, कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल यूज एंड रीस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज ऑफ हिमालयन सिस्टम का जो रीस्टोरेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लोकली एंड ग्लोबली जो सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में है। और हमारे जो पहले 4 स्टेट्स हुआ करते थे अभी तो उनको बाइफरकेट किया गया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वो है। इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना अरुणाचल प्रदेश यहाँ इसका जो पार्ट है वो नहीं है। इसको काफ़ी सारे जो आप स्पीसीज है जब आप रीड करते हो, जैसे कि आप रीड किए स्नो लिपार्ड के बारे में, तो जो स्नो लिपार्ड है वो आपको यहाँ पे इन्हीं हिमालयन स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो हमारे अबाउ जो 5 नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को भी आप ऐड करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश इसका हिस्सा नहीं है तो यहाँ पे ये एलिमिनेट होंगे। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लद्दाख है, यहाँ पे सिक्किम है और आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ए आंसर, क्योंकि आसाम भी इसका पार्ट नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको यहाँ पे सिक्योर हिमालय के अंडर में सिक्योर किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि लद्दाख के अंदर एक चांगथांग वैली है, जो चांगथांग लैंडस्केप है उसको सिक्योर किया गया है। आप देखिए कि जो लद्दाख के अंदर जो यहाँ पे चांगथांग है, लद्दाख के अंदर जो चांगथांग है उसको यहाँ पे सिक्योर किया गया है। और यही अभी रिसेंटली इसी चांगथांग के अंदर में जो हमारा डार्क स्काई रिजर्व है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। डार्क स्काई रिजर्व को
सेकंड अगर हम बात करें जो लाहौल स्पीति का जो रीजन है, लाहौल एंड पेंगी का है, किन्नौर लैंडस्केप है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसको सिक्योर किया गया है सिक्योर हिमालय के अंडर में। गंगोत्री एंड गोविंद जो ग्लेशियर का लैंडस्केप है उत्तराखंड के अंदर, उसको सिक्योर किया गया है। और सिक्किम के अंदर जो कंचनजंगा या अपर जो तीस्ता वैली है, उसको यहाँ पे सिक्योर हिमालय के अंदर में जिन प्रोजेक्ट्स को जो सिक्योर है वो किया गया है। ट्राईफेड के द्वारा भी यहाँ पे एक पार्टनरशिप एजेंसी है सिक्योर हिमालय के लिए, जो ट्रैफिक है वो भी, सॉरी स्टूडेंट, ट्राईफेड नहीं है, ट्रैफिक है। ट्राईफेड तो ट्राइबल्स के रिगार्डिंग में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा आप देखें कि यूएनडीपी के द्वारा भी इसको जो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। जो हमारा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो फंड है, उसके द्वारा भी यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो फंड है उसके द्वारा भी जो सपोर्ट है वो सिक्योर हिमालय को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप देखिए कि इसके अंदर कौन कौन सा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इसके अंदर नहीं है। राइट आंसर ए है इसका सिक्योर हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। परंपरागत कृषि विकास योजना हमारे कंट्री के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया है कि जो 90% जो बजट है वो यहाँ पे वुमेन बेनिफिशरीज को प्रमोट अलॉट किया जाएगा। तो ये बजट जो अलोकेशन है वो 30% है, आपको याद होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो क्विज है डेली डिस्कस किया करते थे, डेली क्विज आपके लिए, बट आपका इंगेजमेंट उसके अंदर लो था, इस वजह से हमने उसको क्लोज किया। आपका काफ़ी कम इंगेजमेंट उसके अंदर देखने के लिए मिला था। इनिशियल फेज में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। तो उसके अंदर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था अगस्त या जुलाई के समय में कि जो 30% जो बजट एलोकेशन है वुमेन बेनिफिशरीज को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में किया गया है। हमारा सिक्किम पहला स्टेट बना था जो यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट का जो स्टेटस है वो उसने ग्रांट किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होमवर्क हैं आपके लिए। तो होमवर्क है आपके लिए, आपको यहाँ पे रीड करना है जो पीजीएस इंडिया जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में, और एनपीओपी के बारे में आपको यहाँ पे रीड करना है कि ये जो सर्टिफिकेशन जो सिस्टम है कि ये जो फूड है जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर अगर आप बाहर सप्लाई करना है इंडिया से बाहर, तो कौन सा सर्टिफिकेशन की ज़रूरी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आते हैं। ये स्टूडेंट्स 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर इनके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में पूछ लिया गया था। तो पीजीएस इंडिया और एनपीओपी जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग में, उनके बारे में ज़रूर से रीड करना आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको जो पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा का ऐसा सेंटर है जहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपको काफ़ी फेमस देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली दो ऐसे प्लेस हैं, एक तो बालाकोट है और सेकंड अगर हम बात करें जो नागेश्वर नाम की जो जगह है वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो सेल ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम है काफ़ी फेमस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, इन दोनों सेटलमेंट्स आपको जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे इनको जो सेटलमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें, कालीबंगा कहाँ पे है आप बताइए, हमें बताना। राजस्थान के अंदर है और यहाँ पे जो चूड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, बैंगल्स बनाई जाती थी। मोहनजोदारो के बारे में हमने डिस्कस किया है। मोहनजोदारो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, इंडस रिवर है। बनावली की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर है। तो ये जो अगर हम बात करें सेल ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम है वो आपको बालाकोट के अंदर में, और एक दूसरी फेमस साइट और है नागेश्वर के रूप में, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप उस साइट का नाम याद रखना, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के रिगार्डिंग में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलेक्जेंडर ने जो हमारे यहाँ पे अटैक किया था, इंडिया के अंदर जो इन्वेजन किया था, उसके रिगार्डिंग में इंडो ग्रीक जो रूल आया जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में वो कब आता है। कनिष्का ने जो अपने थ्रोन के ऊपर कब आते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो थ्रोन है उनका टाइम पीरियड है उसके बारे में बात की गई है। तो आप देखें कि सबसे पहले तो आपको अलेक्जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। 326 बिफोर क्राइस्ट का जो समय है उस समय ये पावर के अंदर में आए थे, यहाँ इंडिया में आते हैं अटैक करने।
यहाँ पे इनके द्वारा एक बैटल भी लड़ी जाती है पोरस के साथ में। बैटल का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि कौन कहाँ पे वो बैटल को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पोरुस नाम के एक किंग हुआ करते थे, उनके साथ ये झेलम का जो एरिया है, झेलम नदी का एरिया है, वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडो ग्रीक्स की अगर हम बात करें, उससे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आते हैं 324 का जो समय है, इनके जस्ट बाद में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंदा डायनेस्टी को यहाँ पे ओवरथ्रो करते हैं और पावर के अंदर में आते हैं। आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद में आपको जो अशोक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं मौर्यन डायनेस्टी के रूप में। इंडो ग्रीक्स के बारे में अगर हम बात करें, इनका जो 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1 सेंचुरी एडी तक का जो समय है, उसके अंदर में ये नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर रूल करते हैं। और इनके अंदर आपको एक मनिंदर नाम का जो राजा है वो देखने के लिए मिलते हैं। मनिंदर जो नाम के जो राजा हैं वो बाद में बुद्धिज्म को कन्वर्ट होते हैं और इनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मनिंदर नाम के जो राजा हैं उनके द्वारा। और नागसेना नाम के एक सेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा उस क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। तो उनका जो कन्वर्सेशन है, मनिंदर का जो इंडो ग्रीक एक रूलर हुआ करते थे, उसको एक बुक के अंदर भी यहाँ पे कहीं की लिखा गया है, उस बुक के अंदर उसको कैप्चर किया गया है। मलिंदा पहनो उसका बुक का नाम है, मलिंदा पहनो उस बुक का नाम है। आप रीड करना इनके बारे में अच्छे से, अगर आपने रीड नहीं किया है तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कनिष्का के इवेंट के बारे में बात की गई है। तो 78 के एडी का जो समय है, उस समय में ये पावर के अंदर आएंगे कनिष्का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी है, राइट आंसर। अब आपको कनिष्का से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कनिष्का के द्वारा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था। तो हमको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, इससे रिगार्डिंग में एक सेपरेट लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो उसको। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह के अंदर होती है। यहाँ पे एक कुछ केव्स पाई जाती हैं, सप्तपार्णी केव्स हैं, वहाँ पे इस पहली काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया गया। उसके अंदर अगर हम बात करें कि जो पैट्रोनेज करने वाले जो किंग हुआ करते थे वो अजातशत्रु हैं, और महाकश्यपा उसके अंदर में उसके चेयरमैन हुआ करते थे, महाकश्यपा। और पैट्रोन करने वाले जो किंग कौन है, अजातशत्रु। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको वैशाली के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। काल अशोक वहाँ पे पैट्रोन हुआ करते थे और सबाकामी नाम के जो पर्सन है वो चेयरमैन हुआ करते थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के द्वारा करवाई गई थी पाटलिपुत्रा के अंदर में, और वहाँ पे जो चेयरमैन है वो मोगालीपिट्टू तिस्सा हैं, वो वहाँ पे चेयरमैन हुआ करते थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी कश्मीर के अंदर में, और कनिष्का की इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा। अब आपका होमवर्क ये है कि इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर संस्कृत का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और इसके एक वाइस चेयरमैन भी हुआ करते थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन तो हमने देखा कि वासुमित्रा हैं, चेयरमैन वासुमित्रा हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में, बट इसके डिप्टी चेयरमैन भी हुआ करते थे। और डिप्टी चेयरमैन कौन थे उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में जो हीनयान और महायान है उनके अंदर जो डिवीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो इकोलोकेशन का जो अडेप्टेशन प्रोसेस है, इकोलोकेशन बेसिकली क्या होती है। इकोलोकेशन के अंदर ये यहाँ पे जो आवाज़ है उसी के थ्रू ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो लोकेशन है वो डिटेक्ट की जाती है इन एनिमल्स के द्वारा। इसी इकोलोकेशन के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे जब गैंगेटिक डॉल्फिन को जब डिस्कस किया था, जब भी हमने उसको यहाँ पे डिस्कस किया था कि गैंगेटिक डॉल्फिन के द्वारा यहाँ पे इकोलोकेशन है, क्योंकि वो ब्लाइंड होती हैं और इकोलोकेशन के थ्रू ही अपनी जो डायरेक्शन है वो उनके द्वारा ढूंढी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बैट है। बैट के द्वारा स्टूडेंट्स एक आवाज़ निकाली जाती है और उस आवाज़ के थ्रू ही वो डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से उनको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है या देखना है, किस डायरेक्शन में उनको जाना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, एंडेंजर्ड उनका स्टेटस है,
फ्रेश वाटर यहाँ पे पानी के अंदर पाई जाती हैं। गंगा का जो रीजन है उसके अंदर में गैंगेटिक डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं, गुड इंडिकेटर होती हैं इकोसिस्टम का। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ब्लाइंड होती हैं, सूसू इनके द्वारा एक आवाज़ है वो निकाली जाती है, इसकी वजह से इनको सूसू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मैमल है, बाहर जब ब्रीदिंग करने के लिए बाहर आती हैं तो इस वजह से। और एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स 4 हैं, जिसमें से गैंगेटिक डॉल्फिन है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है, और भी डिफरेंट है। एक चाइना के अंदर यंगजे रिवर के अंदर मिलती है, अमेजन रिवर के अंदर भी मिलती हैं, तो उनके बारे में आप देखना। इंडस जो यहाँ पे एक आपको इंडस रिवर के अंदर भी जो डॉल्फिन है वो देखने के लिए मिलती है, जिसको इंडस डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। वो हमारे पंजाब स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है। इसके अलावा हमारी ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो अगर हम बात करें इंडिया का एक्वेटिक एनिमल, इसको डिक्लेयर किया गया है 2019 के समय में, और यूपीएससी के द्वारा 2014 या 15 के समय में इसमें प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था गैंगेटिक डॉल्फिन का। इको लोकेशन का यहाँ पे याद होना चाहिए कि बैट इको लोकेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इनकी 2 दिन के अंदर इनको दिखता नहीं है, आँखें इनकी बंद हो जाती हैं रोशनी को देखते ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, तो ये टॉपिक आपने काफ़ी बार रीड किया होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर में, काफ़ी इजी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में नहीं होता है, फार्मर्स की कोई ग्रीवेंस नहीं सोल्व की गई है यहाँ पे। फार्मर्स की यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात की गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में, और उस कमेटी के जो हेड हुआ करते थे, कमेटी का नाम है अशोक दलवाई। तो अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए या मेंस के समय कहीं यूज़ कर सको, यूरिया इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो राइट आंसर ये है कि एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस जो भी सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत होती है उसका प्रोक्योरमेंट यहाँ पे किया जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे बेसिकली इनके रिगार्डिंग में था। यहाँ पे यूरिया की बात की गई है, तो एक लिक्विड यूरिया का प्लांट है वो कलोल गुजरात के अंदर उसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। और लिक्विड यूरिया क्या है इसके बारे में आप रीड कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर तो मत बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रामसर साइट्स के बारे में है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1971 के समय 2 फरवरी के समय इसको यहाँ पे साइन किया गया था। रामसर वो सिटी है ईरान की जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करती है। कैस्पियन सी के साथ में जो 5 कंट्री हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं, उनको तारीख निमोनिक से याद करते हैं। तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, रसिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है। इसमें तुर्कमेनिस्तान के साथ में इंडिया कौन सी पाइपलाइन कर रहा है? तापी पाइपलाइन। एक ईरान के साथ भी एक पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ये जो तापी पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ये बेसिकली जो फजलिका है, फजलिका जो कहाँ है, पंजाब के अंदर एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है फजलिका, वहाँ से ये इंडिया के अंदर एंटर करेगी तापी पाइपलाइन। बट स्टिल अभी यहाँ पे कंसर्न्स हैं क्योंकि तालिबान है वो पावर के अंदर आ गया है अफगानिस्तान के अंदर में। और आप देखिए कि तालिबान के द्वारा एक भगवान बुद्ध की एक मूर्ति हुआ करती थी, बोमियान बुद्धिज़्म के नाम से उसको जानते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 2001 के समय में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो रामसर साइट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हैं? 75 प्रेजेंट समय में। कौन कौन से स्टेट से इनको करेक्ट करना है? तो सांबर लेक जो नमक बनाने की एक लेक है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर जो अजमेर है, नागौर है और जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ अपना जो एरिया है वो शेयर करती है। भिंडावास की अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर ही है भिंडावास। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करते हैं। राजस्थान के अंदर एक आपको पता होना चाहिए कि केवला देव भी है। तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं, तो सी आंसर होगा इसका। केवला देव कहाँ है? भरतपुर के अंदर में। केवला देव बर्ड सेंचुरी है जिसको घाना पक्षी विहार है, केवला देव नेशनल पार्क भी है, तो उसकी वजह से भी उसको जानते हैं, काफ़ी फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नगारा स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसका जो शिखर है वो इनमें से कौन से टेम्पल के अंदर देखने के लिए मिलता है? तो आपको अगर नाम नहीं पता है तो नाम पता होना चाहिए कि देवगढ़ जो है, देवगढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है? देवगढ़ की जो जगह है जो आपको देखने के लिए मिलेगी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है एक। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? झांसी के पास है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। और गुप्ता एम्पायर का समय का जो टेम्पल है वो देखने के लिए मिलता है। गुप्ता एम्पायर के समय का ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे 10 अवतार टेम्पल के अंदर में, तो इस वजह से जो नगारा स्टाइल ऑफ जो शिखर है वो आपको 10 अवतार टेम्पल जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है उसके अंदर ही देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों टेम्पल्स के बारे में।
टेम्पल्स अब आप देखिए, बृहदेश्वरा टेम्पल है जो तंजौर के अंदर है, चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। बनाने वाले कौन हैं? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट इसके बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। और ये इनका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 1014 से लेकर 1044 है आई थिंक, मेरा अगर मुझे करेक्टली याद है तो स्टूडेंट्स। राजेंद्र फर्स्ट है, राजेंद्र चोल, उनके द्वारा बनाया गया है। चोला डायनेस्टी अपनी नेवी की वजह से भी जानी जाती है। रिसेंटली इंडिया का जो नेवी का जो फ्लैग चेंज किया गया है उसमें हमारे जो छत्रपति शिवाजी हैं उनका यहाँ पे जो डेडिकेट किया गया है उनको, आपको वो भी पता होना चाहिए। अगस्त या जो सितंबर के समय उसको किया गया था। तो बृहदेश्वरा टेम्पल उन्हीं के रिगार्डिंग में है। गंगईकोंडा, चोलापुरम, इस तरीके के काफ़ी सारे जो लिविंग जो चोला आपको जो कुछ आर्किटेक्चर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। मीनाक्षी टेम्पल की अगर हम बात करें जो मदुरई के अंदर है, पांड्यन डायनेस्टी के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके द्वारा बनाया गया है। शक्ति और शिव का यहाँ पे जो कोलोब्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है इस टेम्पल के अंदर में। और ये चोला डायनेस्टी का जो टेम्पल है बृहदेश्वरा, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। मीनाक्षी इस टेम्पल के अंदर में आपको जो नैनवार्स हैं उनके जो कुछ जो श्लोक्स हैं या उनकी जो कुछ लाइन्स हैं वो भी आपको टेम्पल के जो आर्किटेक्चर के ऊपर वहाँ पे लिखी हुई है टेम्पल के ऊपर में। अगर हम बात करें एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, केव नंबर 16 के अंदर है ये। और राष्ट्रकूट एम्पायर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो आर्किटेक्चर है, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी हुआ करती थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी स्टूडेंट्स? उनकी कैपिटल हुआ करती है मान्यखेट के अंदर में। हमने जो क्विज नंबर 1 है उसके अंदर एक रूलर का नाम डिस्कस किया था, रूलर जिनके द्वारा कवि राजमार्ग की जो रचना है वो की गई थी। अमोघ वर्ष नाम के एक रूलर हुआ करते थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। पहले ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे, बट जब आसपास के इनके जो राजा हैं वो डिक्लाइन हुए तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट है वो डिक्लेयर कर दिए थे। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के यहाँ पे किंग हुआ करते थे कृष्णा फर्स्ट, उनके द्वारा ये जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है केव नंबर 16 के अंदर है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की क्विज थी जिसके अंदर हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप रेगुलरली इनको रिवाइज करना स्टूडेंट्स, क्योंकि रिवाइज अगर आप करोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं याद रह पाएंगी। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। यही समय है जिसके अंदर आप कुछ अचीव कर पाओगे। कुछ अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ये एग्ज़ाम के अंदर अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।